हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के चौथे लेक्चर की। तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएस यूपीएसआई, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो पॉलिटिक्स से कम, जैसे मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो पॉलिटिक्स से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि अब एक क्वेश्चन तो आपका, एक या दो क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो श्योर रहता है। तो इस वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम इसे डायग्राम से समझेंगे। ये पॉलिटिक्स का हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना डाले थे। अगर जो स्टूडेंट उस वीडियो नहीं देखे उसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है इस वाले वीडियो में। तो हम पढ़ेंगे संसद, जिसमें हम संसद में राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, इससे जुड़े रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। पॉलिटिक्स पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स के मेरे सारे वीडियो मैं पर डे थोड़ा थोड़ा अपलोड करूंगा, तो आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पॉलिटिक्स में मजा आने लगेगा पढ़ने में, और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे। तो हम डायग्राम से समझना चाहते हैं। तो देखिए, संसद, संसद क्या है, ये हमारा देखिए संसद भवन है। ये क्या है, हमारा संसद भवन है। इस प्रकार से संसद में, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये देखिए, ये संसद भवन का अंदर का व्यू है, ठीक है। संसद के अंदर का जो व्यू दिखाया गया ये इस प्रकार से। ये आपका होता है लोकसभा, और ये होता है आपकी राज्यसभा, और ये आपकी क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये जो मिड में है, ये क्या है, सेंट्रल हॉल है, ठीक है। जो भी कोई बैठक होती है, जैसे मान लो कोई विदेशी आके भाषण देता है, या कोई विदेशी आके मतलब वहां पर कोई अ, भाषण टाइप कुछ भी दे, तो मतलब उसको पेश कहाँ किया जाएगा, ना वो राज्यसभा में देगा ना लोकसभा में देगा, कहाँ पर देगा, सेंट्रल भवन में देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति कोई बैठक बुलाता है, तो उसका मतलब जो बैठक बैठेगी, कहाँ बैठेगी, वो सेंट्रल हॉल में बैठेगी। कहाँ बैठेगी, सेंट्रल हॉल में। तो समझ में आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं संसद, ये किस अनुच्छेद में है, इसको हम देखो ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। संसद हमारा, जो संसद में सा से हो गया सात, और सा से हो गया हमारा सात, और दस सादा, तो 10 से कितना हो गया हमारा, 10। अब 710 अनुच्छेद तो हो नहीं सकते हैं, तो इसको हमने एक कम कर दिया, तो क्या लिख दिया, 7 और 9, तो कितना अनुच्छेद हो गया, 79 अनुच्छेद हो गया। तो 79 अनुच्छेद में किसके बारे में वर्णन किया गया है, संसद के बारे में। संसद के बाद क्या आता है आपका, राज्यसभा। क्या आती है, राज्यसभा। संसद के बाद क्या होती है, राज्यसभा। फिर क्या होती है, लोकसभा। तो राज्यसभा का 79 के बाद क्या हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। फिर लोकसभा कितना हो जा रहा है, 81 हो जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा और संसद के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कि संसद भवन में एक तरफ लाइब्रेरी होती है, दूसरी तरफ आपका क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, बीच में सेंट्रल हॉल होता है जहां पर आपकी मीटिंग होती है। तो ये हमारा उसी का फिगर दोबारा हमने दिखाया। अब देखो, संसद क्या होता है, संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, इसको क्या बोलते हैं, संसद। हिंदी में पार्लियामेंट हो गया आपका, इंग्लिश में हो गया पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 अभी हमने डिस्कस किया था। तो पार्लियामेंट, ये कई बार पूछा गया, पार्लियामेंट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा लिया, पूछता है किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। देखो थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया है, अभी क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं, कॉलेज में भी देखना होता है, और इधर फिर अभी कोचिंग भी स्टार्ट हो, उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो फिलहाल अभी गला जब सही हो जा रहा तो थोड़ा सा आवाज मतलब फटी फटी आ रही हो रही, या तो मतलब डरू आवाज हो रही। तो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड, कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से, फ्रेंच भाषा से लिया गया, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और संसद की जननी जो होती है, जो संसद की जननी है, संसद कहाँ से आई है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। तो संसद की जो जननी कहलाएगी, ब्रिटेन को कहा जाता है।
संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा रहा है संसद में कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको अभी हमने बताया था शुरू में ही, संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है? अब देखो, संसद के अंग कितने होते हैं? 3। अगर कहा जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है, दूसरा होता है राज्यसभा। देखो कन्फ्यूज नहीं होना है। अंग जो पूछता है तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी इंक्लूडेड होता है। बिना राष्ट्रपति के कोई भी मतलब बिल विधेयक पास नहीं होता है, उसी के सिग्नेचर बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो अंग पूछेगा तो 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। अगर आप पूछे जो संसद में कितने सदन होते हैं, तो कितने सदन होते हैं, या सदन तो मतलब हाउस बोलते हैं, तो कितने हो रहे हैं? 2 होते हैं। कौन-कौन से? ये होता है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है? तो भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने किया था? भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन ने किया था। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये फिगर है। ठीक है? मैं फिगर सहित आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जा रहा है। ठीक है? एडविन लुटियन और इसके बाद फिर हर्बर्ट बेटर ने, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है? संसद भवन का निर्माण कराया था। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अब संसद के बाहरी परिधि, जो इस संसद आपका जो बना हुआ है, इसके बाहरी परिधि में 144 ग्रेनाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद के बाहरी परिधि, बाहरी जो परिधि है, जैसे आप बाहरी परिधि में 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ टिके हुए हैं। ये जो मतलब संसद जो है वो कितने 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ से टिका हुआ है। 144, ध्यान रखना। ये जो हमारे ये जो पिलर्स हैं, ये कितने पिलर्स होंगे? ये 144 पिलर्स से ये संसद भवन टिका हुआ है। इसमें कौन से पत्थर यूज किए गए? ग्रेनाइट पत्थर यूज किए गए हैं। ठीक है? कितने पत्थर यूज किए, कितने पिलर्स हैं? 144 पिलर। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद भारतीय संसद में भाषण देने वाले जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, कितने अमेरिका के राष्ट्रपति आ चुके हैं और कहाँ? अब ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो कोई भी बाहर से आता भाषण देता है, ठीक है, वो भाषण कहाँ देगा? सेंट्रल हॉल में देगा। ठीक है? तो पहले जो आए थे डी आइजर आइजनहावर 1959 में आए थे, और इसके बाद फिर जिमी जिमी कार्टर, ये 1978 में आए थे। नेक्स्ट हमारा बिल क्लिंटन जो है ये 2000 ईस्वी में आए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है बराक ओबामा, ये 2010 में भारत पे आए थे और उन्होंने सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था। नेक्स्ट हमारा संसद में जो सत्र होते हैं, अब संसद जो होता है, संसद की हम बात कर रहे हैं, तो कितने सत्र होते हैं? तो हमारे 3 सत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है? अगर हम बात करें पहले सत्र की, तो उसे बजट सत्र बोला जाता है। बजट सत्र क्यों बोला गया? बजट ये कब से कब तक चलता है? फरवरी से लगा के मई तक चलता है। फरवरी से मई तक, फरवरी से मई के बीच का जो हमारा जो सत्र होता है, इसमें क्या होता है? बजट पेश किया जाता है। फरवरी से मई तक का जो सत्र होता है, उसमें बजट पेश किया जाता है, इसलिए इसको नाम पड़ गया बजट सत्र। जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र। तो क्या हो गया? जुलाई से सितंबर मानसून सत्र हो गया। और इसके बाद फिर नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र। कौन सा हो गया? शीतकालीन। तो संसद में 3 सत्र चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो हमने आपको बताया था संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद में 2 सदन, एक कौन सा होता है? लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा में कितना अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? ये 81, और ये कितना हो जा रहा है? 81 हो जा रहा है। ठीक है? देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले हमारे क्या है कि पहले राज्य आएंगे फिर लोक आएंगे, तो हमारा क्या राज्यसभा कितना हो? 80 हो गया, और ये लोकसभा क्या हो रहा है? 81 हो गया। ठीक है? तो उसने उल्टा इधर लिख दिया था, तो इसको थोड़ा सा हमने, हाँ देखो ये हमारा 81 और ये क्या हो जा रहा है? 80 हो जाए। ठीक है? तो ये अनुच्छेद की बात है। अब इसको याद करने ट्रिक हमने बताया ही था। 79 के बाद 80 देखो पहले आपका संसद है, संसद भी, इसके बाद फिर राज्य हो रहा, राज्य में ही आदमी लोड रहते हैं, तो पहले राज्य आएगा फिर लोड आएगा। तो राज्य पहले 79 है, तो फिर 80 आएगा, फिर 81 आएगा। तो ये याद करने ट्रिक है, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग नाम हैं। ठीक है?
तो हमने इन सब को नाम को हमने एज जरा लिख दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 लाइन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर लोकसभा के ये नाम है, ठीक है। तो पहली बात तो लोकसभा के सभी नाम को हम जान लेते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकसभा को निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपुल बोला जाता है, ठीक है। तो सब इधर हम कंपेरिजन भी करते चले हैं। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे? उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। इसके बाद फिर लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल बोला जाता है और इसके बाद राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। फिर जनता का सदन, लोकसभा को बोला जाता है जनता का सदन। इसके जो प्रतिनिधित्व आते हैं किसके द्वारा आते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व होने के कारण यहाँ इस संसद को क्या बोला जा रहा है? जनता का सदन बोला जाता है। और ये चर्चित लोगों के सदन, ये चर्चित लोग, इसे एमएलए के द्वारा वोटिंग की जाती है, वहां से सदस्य आते हैं, तो इसे चर्चित लोगों का सदन बोला जाता है। चर्चित लोगों का। और इसके बाद फिर क्या है हमारा ये प्रथम सदन हो गया और ये क्या हो गया? द्वितीय सदन है। राज्यसभा क्या? द्वितीय सदन हो गया और ये क्या है? प्रथम सदन है। इसके बाद फिर लोकसभा क्या? अस्थायी सदन है और राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। तो मतलब लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसी बोला जाता है इसे अस्थायी सदन और इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। इसके बाद फिर युवाओं का सदन, लोकसभा को युवाओं का सदन बोला जाता है और इसके बाद राज्यसभा को बड़ों का सदन बोला जाता है। अब ये रीजन क्या है? युवाओं का सदन इसलिए बोला गया था क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा में जो मिनिमम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो 25 में युवा होता है, तो इसलिए इसको युवाओं का सदन बोला गया। और राज्यसभा में क्या होता है? उसमें जो न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष क्या हो रहा है? बड़ा हो जाता है, क्या बड़ों का सदन बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है? बड़ों का सदन। ये याद करने की ट्रिक हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो इसको देखो हम समझाते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। तो ये पहले की बात हो रही है। अभी हम न्यू वाले बात में बात करेंगे। तो 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में 552 हो सकते हैं, जिसमें से 550 कहाँ से आएंगे? वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कहाँ से? 550। और इसके बाद फिर 2 एंग्लो इंडिया आएंगे। 2 एंग्लो इंडिया आएंगे। एंग्लो इंडिया क्या होते हैं? ये इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 2 एंग्लो इंडिया, जो एंग्लो इंडियन जो होंगे वो कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो मनोनीत करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये कहाँ से आएंगे? ये जनता के थ्रू आएंगे। किसके थ्रू आएंगे? जनता के थ्रू। अब इसमें क्या? राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। तो 530 राज्यों से आएंगे और इसके बाद फिर 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो इतना हो गया हमारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में। अधिकतम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत अभी ये संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें क्या है? एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अभी तक एंग्लो इंडियन के सदस्य रखे जाते थे, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब ये 104 में के संविधान संशोधन के अंतर्गत ये एंग्लो इंडिया की जो 2 सीटें रिजर्व थी, इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब कितनी बची? पहले 552 थी, अब बची 550। तो एंग्लो इंडिया वाला काम खत्म हो गया। तो अधिकतम संख्या कितनी रहेंगी? 550। और ये 550 कहाँ से आएंगी? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी, ठीक है। यहाँ से सदस्य चुने जाएंगे। अब एंग्लो इंडिया होता क्या है? एंग्लो इंडिया के बारे में हम बता दें। जैसे मान लीजिए उस समय हमारे देश में जब इंग्लैंड ब्रिटिश भारतीय लोग, बाहर के लोग जो रहते थे, उन्होंने किसी भारतीय महिला से शादी कर लिया, तो उसके जो बच्चे होंगे उनको एंग्लो इंडिया बोला जाए। तो एंग्लो इंडिया, तो उनका आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो उनके जो पति जो हो वो क्या है? विदेशी हो, और पत्नी मतलब कि उनकी जो, जैसे मान लीजिए बच्चे की बात करें तो उनके जो पिताजी हो वो विदेशी हो और माता जो है वो इंडियन हो, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उनका आरक्षण दिया था 2%। अब उन 104 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। अब देखो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या हमारी 545 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है लोकसभा में।
ठीक है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन थी, तो उनको अब हटा दिया गया, तो अब उनसे टर्म खत्म हो गया, तो 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया, तो 543 बची, 543, तो 543 अब बची हुई है, तो 543 में से अब हमारे 530 जो है वो राज्यों से लिए गए हैं और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए हैं। तो पीडीएफ के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, तो इस चैप्टर ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। 530 राज्यों से भरे गए हैं और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से भरे गए हैं। अब इसमें देखो, ये हमारा क्या है, भारत के मैप का ऊपरी हिस्सा, भारत का जो नक्शा उसका ऊपरी हिस्सा, ये क्या है, पहले ये पूरा जो पोर्शन था वो क्या था, जम्मू कश्मीर था, ये पूरा जो हिस्सा था वो क्या था, जम्मू कश्मीर था। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, इधर क्या जम्मू हो जाए, इधर क्या हो जाए आपका लद्दाख हो जाए, तो जम्मू और लद्दाख। तो पहले ये क्या था, आपका राज्य था, तो राज्य था। अब जब ये चुनाव से पहले 2019 से, 2019 की बात, तो यहाँ पर ये जब चुनाव हुआ था तो यहाँ राज्य का शासन था। अब क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो हमारे यहाँ पर जो 6 सदस्य राज्यों से लिए गए हैं, यहाँ पर 6 सदस्य, तो राज्यों से जो 6 सदस्य लिए गए हैं, अब ये क्या है कि ये अभी संशोधन नहीं हुआ, ये संशोधन हो रहा, तो यहाँ से कितना 530 सदस्य भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे, 530, और इसके बाद 530 लिए जाएंगे और 13 जो यहाँ के ये इसमें ऐड हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे 6 सदस्य, क्योंकि अब ये यहाँ पर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो, तो जो 6 इधर ये अभी राज्य कहलाते थे, अब ये केंद्र शासित प्रदेश, 6 यहाँ ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 19 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 19। अधिकतम कितने भर सकते हैं, अधिकतम जो हमारे भर सकते हैं वो 20 भर सकते हैं, अब कितने भर जाएंगे, 19 भर जाएंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ये बहुत ईजी है, ये तो समझा जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करके अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो सबको बेनिफिट मिले। तो हम बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। अब 250 सदस्य को हम 2 प्रकार से भरते हैं, 250 सदस्य जो भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं 238 प्लस 12, 238 प्लस 12, 12 सदस्य कौन भरते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत किया जाता था, पर अब नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, किया जाता था पहले, अब नहीं, पहले 552 थी, अब कितनी हो रही, 550, यहाँ कितनी है 250, 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रीय और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब वो कहाँ से किए जाते हैं, वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के जो मतलब महारत हासिल होते हैं, जो इन सब चीज़ों में मतलब अच्छा होते एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं को लिए जाते हैं, कला, साहित्य और विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है? तो इसीलिए इसको बोला गया है शिक्षित, ये जो शिक्षित वर्ग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शिक्षित वर्ग, ये शिक्षित वर्ग की सभा हो जाती है, इसी राज्यसभा को शिक्षित वर्ग की सभा बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर ये सब शिक्षित लोग होते हैं। अब 238 जो है राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लिए गए हैं, ठीक है? अब हम वर्तमान की बात करें, मैक्सिमम 250 रखते हैं, वर्तमान में है कितने, 245 सदस्य चुने गए हैं, 245 सदस्य चुने गए हैं, जिसमें से 245 सदस्य में, जैसे 245 सदस्य हमने चुना, 245 सदस्यों में 233 सदस्य, ये 12 सदस्य तो राष्ट्रपति अनुमोदित दिया, तो 12 में घटा दो तो बचा 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए हैं, 12 सदस्य कौन मनोनीत किया था, वो राष्ट्रपति दिया। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद, लोकसभा हमने बताया था, ये राज्य पहले आता तो क्या हो जाए 80 हो जाए, इसके बाद फिर क्या लोट आएगा, तो लोट क्या हो जाए 81, अनुच्छेद 81 में है। अब हम इसमें देखो हम अंतर से पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, इसीलिए हम अंतर द्वारा इसे समझते हैं, तो अंतर द्वारा हम जब समझेंगे तो हमको क्या ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखो बात करते हैं कार्यकाल, तो अगर हम बात करें लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका क्या मतलब, वो ये अस्थायी सदन हो जाए, और ये क्या हो जाए, स्थायी सदन हो जाए, जो भंग नहीं कर सकते हैं वो क्या हुआ, स्थायी सदन हो जाता है। और हम योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या, उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होने की वजह से इसीलिए इसको क्या बोला जाए, युवाओं का सदस्य, युवाओं का सदन बोला गया है, युवाओं का सदन। और इसके बाद सरकार के किसी लाभ पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो तो भी आप लाभ के पद पर माने जाएंगे, ठीक है। पागल व दिवालिया घोषित ना हो। अब सेम है, राज्यसभा में चले जाओ, राज्यसभा में आएंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उम्र यहाँ क्या है, मेन है उम्र, यहाँ पर उम्र 25 साल है, यहाँ कितनी उम्र, यहाँ जो आयु आपकी 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। और इसके बाद राज्यों के किसी भी मतलब जो सरकार जो आपका राज्यसभा में है, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षित का सदन। मैंने अभी बताया था शिक्षित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कला साहित्य इन सभी क्षेत्रों में महारत हासिल भी वाले व्यक्ति भी आते हैं, तो क्या है, शिक्षितों का सदन बोला जाए। इसे क्या है, इसको बोला जाए जनता का सदन, इसको बोला जाए जनता का सदन बोला जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करके आते हैं, जनता द्वारा चुने चुने जाते हैं, इसलिए जनता का सदन बोला जाए। अब आ जाओ लोकसभा में, चुनाव के मामले में क्या करते हैं, अभी वही अंतर चल रहा है, ठीक है। चुनाव में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव ये जनता इसमें भाग लेती है। क्या बोलते हैं? जनता द्वारा जो चुने जाते हैं उनको ये ऐसे चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और ये क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, ये चुनाव जो है जो विधायक होते हैं, एमएलए भाग इसमें लेते हैं। विधायक और एमएलए इसमें भाग लेते हैं, इसीलिए इसको बोला जाए अप्रत्यक्ष चुनाव। ये आपका 5 साल के लिए होता है और ये आपका 6 साल के लिए होता है, ये हमने पहले बता दिया है। अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, अब दोबारा जो चुनाव हो रहा 2024 में हो रहा है। लोकसभा का जो चुनाव अब 2024 में हो रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर। अभी तो नरेंद्र मोदी हैं, अब देखो कौन आते हैं। अब ये क्या है, लोकसभा के बाद राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव जो होता है वो 2 वर्ष में होता है। हर 2-2 वर्ष में राज्यसभा के चुनाव सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष में हो जाता है। इसीलिए क्या कि इसे बोला जाता है स्थायी सदन। अब देखो जैसे समझो ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकसभा है, ये सॉरी ये क्या है राज्यसभा। तो राज्यसभा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जो सदस्य हैं उनका हमने चुनाव किसमें कर लिया, 2020 में कर लिया। राज्यसभा के यहाँ के जो चुनाव इनको फिर कब करेंगे, 2022 में करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो और बचे हुए हैं इनको 2024 में किए, अब 2026 में फिर करेंगे। अब 2026 में किससे करेंगे, ये वाले पार्ट जो जो 2020 में आए थे वो 2026 में उनका फिर से चुनाव होगा। इस प्रकार से ये 2/3 दो 1/3 1/3 आपके सदस्य रिटायर होंगे, 2/3 काम करते रहेंगे। फिर वो 1/3 और चुन लिया ना, तो फिर पूरा मतलब पूरा 8 सदस्य बन जाएगा, मतलब कि हमारा पूरे सदस्य बन जाएँगे। तो हमें 2/3 सदस्य काम में रहते हैं, 1/3 का चुनाव होता है। हर 2 साल में 1/3 का चुनाव होता है और इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है लोकसभा के पदाधिकारी। अब बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। तो लोकसभा जो होती है, अभी लोकसभा का अगर हम बात करें लोकसभा, ये अनुच्छेद लोकसभा का जो पदाधिकारी को अनुच्छेद 93 में रखा गया है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में वर्णन किया गया है। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसके बाद फिर अब जो लोकसभा जो हमारी बनी होती है उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे। तो पोस्टम स्पीकर, हम पोस्टम स्पीकर चुना जाता है, जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। पोस्टम स्पीकर जो होता है अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष इसलिए होता है, इसका काम क्या होता है, पोस्टम स्पीकर ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर जो है ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करने का इनका मेन पर्पज ये होता है कि जो भी सदस्य हैं सभी को, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये लोकसभा के सभी जो नए सदस्य आए हैं उनको क्या करता है, शपथ दिलाने का काम होता है। जैसे शपथ दिलाना खत्म हुआ तो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म, ठीक है, इसीलिए बोला गया अस्थायी अध्यक्ष। अब देखो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र कुमार थे। कौन थे, वीरेंद्र कुमार। इसके बाद फिर अध्यक्ष स्पीकर जो हमारा अध्यक्ष होगा। प्रोटेम का मतलब है कि क्षण भर के लिए चुनना, थोड़ी देर के लिए चुनना, इसके बाद वो शपथ दिलाए, काम खत्म। इसके बाद फिर अब हम बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर जो हमारा होता है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगर कोई कहे कि जो लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
अगर मैं कहूँ कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो आप ये मत कहिएगा कि राष्ट्रपति करता है, नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है, पर सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का जो चुनाव कौन करता है, वो उन्हीं के सदस्यों द्वारा होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वो उन्हीं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है? उन्हीं के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये उन्हीं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग सा शपथ नहीं लेना पड़ता है। इसके बाद फिर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र किसको दे रहा है? ये दे रहा है आपको उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो दे रहा, उपाध्यक्ष को दे रहा, और उपाध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र दे रहा? वो अध्यक्ष को देता है, ठीक है? इसके बाद फिर वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। तो ओम बिरला इस वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी का, तो वर्णन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल और अधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष और कार्यकाल के अधिकार देखो। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना होता है। लोकसभा का जो कार्य होता है, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की संयुक्त जो अधिवेशन है की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, सेंट्रल हॉल में इसकी मीटिंग होती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है? जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय, मान लो कोई विधेयक या कोई बिल पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो निर्णायक मत दे सकता है। मतलब कि अगर मान लो बैठक चल रही है, किसी बिल के ऊपर बहस हो रही है, और उस बिल को पेश करने के 50% मतलब उसके पक्ष में है, 50% उसके विपरीत में है, तो जिधर आपका अध्यक्ष निर्णय दे रहा, वही चीज़ पारित हो जाएगी। अगर वो कह रहा है कि बिल पास होना है, तो पास हो जाएगा। वो कह रहा है कि नहीं, बिल नहीं पास होना है, विधेयक पास नहीं हो रहा, तो वो खारिज हो जाएगा। तो इसी बोलते हैं निर्णायक मत। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है जिसको लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सभा का अध्यक्ष होता है, संयुक्त सभा का अध्यक्ष होता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक का निर्धारण जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके लिए हमने वीडियो बनाया था, सेकंड या था, हाँ सेकंड वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो सेकंड हो या थर्ड हो जाए, मुझे भी याद नहीं है किस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल बात की है। तो धन विधेयक का निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष 60 दिन तक बिना अनुमति के संसद में संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर मान लेते हैं अध्यक्ष जो है, कोई अध्यक्ष है, वो क्या बिना अनुमति के 60 दिन तक अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। अगर वो अनुमति ले लिया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालंकन। तो महिला में कौन है? पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। देखो मीरा कुमारी नहीं है, मीरा कुमार है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर बात करते हैं राज्य के पदाधिकारी। अब हम बात करेंगे राज्य के पदाधिकारी। ये इसके बारे में अनुच्छेद 89 में वर्णन है। 89 में राज्यों के पदाधिकारी। तो राज्यों के पदाधिकारी में भी ऐसा है, एक होता है सभापति होता है, दूसरा क्या होता है? उप सभापति होता है। सभापति और उप सभापति। सभापति कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही क्या होते हैं? सभापति होते हैं। हमने राष्ट्रपति लिख दिया, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही क्या होते हैं? राज्यों के सभापति होते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी मिलती है, वो किस रूप में मिलती है? जब भारत के सभापति के रूप में, राज्य के सभापति के रूप में भारत में काम करते हैं, तो उनको उस बात की सैलरी मिलती है।
उपराष्ट्रपति से सैलरी नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति जब सभापति के रूप में कार्य करता है, उस बात की सैलरी मिलती है। सभापति संसद का सदन नहीं होता है या सदस्य नहीं होता है। सभापति जो होता है, सभापति कौन है? सभापति है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति है तो ये क्या है? संसद का सदस्य नहीं होता है। जब संसद का सदस्य नहीं है तो संसद में अगर कोई बिल पारित हो रहा है तो उसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो संसद का सदस्य ना होने की वजह से वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता, पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर मान लो 50-50 वोट आ रही हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। जो सभापति होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। किस रूप में? सभापति के रूप में। तो सभापति की अनुपस्थिति, जब सभापति की अनुपस्थिति होती है तो उसका जो कार्यभार कौन संभालता है? उपसभापति संभालता है। कौन संभालता है? उपसभापति। जब सभापति नहीं होते तो उपसभापति उसका कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। अब उपसभापति जो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। मतलब किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपसभापति सभापति अपना मतलब त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति देगा। उपराष्ट्रपति कौन है? सभापति है। तो सभापति जो है वो त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को देंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हरा कर दिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद उप सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। अब वर्तमान की बात कर लें। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? वेंकैया नायडू है। इसके बाद फिर वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा हो रहा है वो राष्ट्रपति के बारे में हो रहा है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।